कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। ईमानदार मजदूर। श्रीरंगपुर नाम के गांव में शिवा नाम का एक आदमी रहता था। वो और उसकी पत्नी निर्मला बहुत मेहनत किया करते थे। गरीबी होने के कारण उनके खाने के भी लाले पड़ते थे। शिवा और निर्मला बहुत ही नेकदिल इंसान थे, लेकिन गरीबी के कारण कुछ लोग उनसे बुरा व्यवहार करते थे। ऐसे ही एक दिन अजी, ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? पानी भरने गई तो अलग ही नजर से देखते हैं और गरीब होने का एहसास दिलाते हैं। हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इन लोगों को हमें तकलीफ में देखकर बहुत मजा आता है। खैर, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए। चलो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं। हाँ चलिए, आप हाथ धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। शिवा और निर्मला खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन निर्मला जल्द ही उठकर अपने सारे काम पूरे कर लेती है और काम करने के लिए बाहर निकलती है। तभी शिवा भी तैयारी करके वहां आता है। आज मुझे थोड़ी देर हो सकती है, तुम खाना खा लेना, ठीक है? जी ठीक है। मैं चलता हूँ। जी। ऐसा कहकर निर्मला और शिवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। निर्मला एक खेत में काम कर रही थी, तभी उसे बहुत प्यास लगती है। निर्मला पानी पीने के लिए अपने मटके के पास जाती है, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी ना होने के कारण निर्मला पानी लेने के लिए गांव में जाती है। उनका गांव ऐसा गांव था जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। गांव में एक ही कुआं था, उसी कुएं का पानी सब लोग पिया करते थे। निर्मला गांव में आकर उस कुएं से पानी निकालती है और वापस खेत में चली जाती है। खेत में जाते समय रास्ते में उसके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से एक व्यापारी उससे कहता है, अरे बहन जी, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिला। अगर आपके मटके में से थोड़ा पानी मिल जाए तो बहुत एहसान होगा। भाई साहब, आप मुझे बहन बोल रहे हो और मुझसे एहसान की बातें कर रहे हो? ये लीजिए पानी, आपको जितना चाहिए उतना पी लीजिए। निर्मला अपना मटका उस व्यापारी को देती है। व्यापारी मटके से पानी पीकर बहुत संतुष्ट होता है। बहन, तुमने सच में मुझे कर्जदार बना दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अगली बार जब इस रास्ते से जाओगे तो मेरे घर जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा बहन, चलता हूँ। जी। ऐसा बोलकर निर्मला अपना काम करने जाती है। व्यापारी भी अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर गांव से जा रहा था। तभी अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई। व्यापारी के गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया और व्यापारी अपनी गाड़ी वहां से हिला ही नहीं पा रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, आज ही गाड़ी का पहिया अटकना था। व्यापारी मदद के लिए इधर उधर देखता है। उसकी नजर कुछ गांव वालों पर पड़ती है। वो उनसे मदद मांगता है। भाइयों, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। मेरी गाड़ी का पहिया यहाँ फंस गया है, आप मेरी मदद करोगे? अरे भाई, यहाँ इतनी बारिश है, हम घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें मदद के लिए बोल रहे हो। चलो भाइयों चलो, हमें इस बारिश में और नहीं भीगना है। हाँ चलो। ऐसा कहकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। व्यापारी फिर से गाड़ी में बैठकर गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है। तभी व्यापारी की नजर वहां से जाते हुए शिवा पर पड़ती है और, अरे भाई सुनते हो, मेरी गाड़ी इस गड्ढे में फंस गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी साहब बिल्कुल, आप गाड़ी स्टार्ट करके देखिए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। व्यापारी गाड़ी में जाकर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। शिवा गाड़ी को पीछे से धक्का मारता है। बारिश के कारण उसके कपड़ों पर बहुत सारा कीचड़ उड़ता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना शिवा जोर लगाकर उस गाड़ी को धक्का मारता है। बहुत मेहनत करने के बाद गाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकलती है। व्यापारी गाड़ी थोड़ा आगे लेकर जाता है और गाड़ी थमाकर गाड़ी से उतरकर शिवा से बात करता है। धन्यवाद भाई, तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। क्या काम करते हो शिवा? मैं मजदूरी करता हूँ साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आज भी कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं घर लौट कर जा रहा हूँ और आपने आवाज़ लगा दी। अच्छा, मेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, तुम वहाँ काम करने के लिए आ सकते हो। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें मेरे कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। साहब आप सच कह रहे हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
मैंने जब बाकी लोगों से मदद मांगी तो कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, और तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ के कर दी। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं चलता हूँ। और हाँ, 8 दिनों बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेने के लिए यहाँ आऊँगा। हम सब शहर जाएंगे। तुम अपना सामान वगैरह पैक करके रखना। जी साहब। साहब, लेकिन हम इतने बड़े शहर में रहेंगे कहाँ? अरे तुम्हारे घर का भी इंतज़ाम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जी साहब, मैं चलता हूँ, तैयारी करके रखना। जी साहब। ऐसा कहकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है। शिवा भी अपने घर आता है। अरे निर्मला, सुनती हो? अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। 8 दिनों बाद हम शहर चले जाएंगे। मुझे एक बहुत बड़े साहब ने उनके कंपनी में काम दिया है। आप सच कह रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ निर्मला, वो मालिक बहुत ही दयालु थे। वो हमें रहने के लिए घर भी देने वाले हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम सामान पैक करके रखना। जी ठीक है। ऐसा कहकर दोनों भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और व्यापारी अपने कहे मुताबिक उन दोनों को लेने के लिए उस गांव में आता है। व्यापारी की आलीशान गाड़ी देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। अरे, इतनी बड़ी गाड़ी, और वो भी शिवा के घर के बाहर। गाड़ी शिवा के घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। व्यापारी गाड़ी से उतरता है। अरे आइए ना साहब, आप सच में आ गए। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आइए ना, आइए। अब व्यापारी उसके घर में आता है। तभी निर्मला पानी लेकर आती है। भाई साहब, आप मेरे घर आए? बैठिए ना। मेरे लिए ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर आए। तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? हम पहले भी मिले हैं। ये मेरी बहन है। जी, भाई साहब को बहुत प्यास लगी थी, इसी वजह से मैंने उन्हें पानी पिलाया और तब से मैं इनकी बहन हो गई। अच्छा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। शिवा और निर्मला व्यापारी की गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने शिवा और निर्मला के साथ व्यवहार किया था, उसकी उन्हें शर्म आती है। वहाँ दूसरी तरफ व्यापारी दोनों को शहर लेकर गया। उस व्यापारी ने शिवा को अपनी एक कंपनी का मैनेजर बना दिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। शिवा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अपनी ईमानदारी के जोर पर पूरे परिवार को एक खुशहाल जिंदगी प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आचार वाली की सफलता। मलकापुर नाम के गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके घर में खाने के हमेशा लाले पड़ते थे। सुशीला के घर में उसका पति केशव था, जिसे पैरालिसिस का अटैक आने की वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर सकता था। उन दोनों को एक बेटा था राम और बेटी थी राधा। परिवार में सुशीला ही कमाती थी। राधा और राम भी उसे उसके काम में मदद कर दिया करते थे। इसके साथ साथ वो दोनों स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई करते थे। हमारे बच्चे बहुत ही होशियार और समझदार हैं। हाँ सुशीला, तुम सच कह रही हो। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। चलो, अब मैं काम करने जाती हूँ। हाँ, सुशीला अपना काम करने चली जाती है। वो घर घर जाकर काम किया करती थी। जिसके घर में जो काम मिले वो काम वो कर लेती थी। शाम को जब सुशीला घर आती थी तो वो बहुत थक जाती थी। एक दिन केशव को अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन सुशीला के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अजी सुनते हो, मेरे पास 500 रुपये ही है। इतने में अस्पताल का काम नहीं हो सकेगा। हाँ सुशीला, अस्पताल में बहुत पैसे लगते हैं। जाने दो, हम अगले महीने अस्पताल में जाएंगे। मैं कुछ मेरे मालकिन से मांग कर देखती हूँ। हमारा काम हो जाएगा और वो मेरे तनख्वाह से काट लेगी। नहीं नहीं सुशीला, हम अगले महीने ही अस्पताल जाएंगे, इस महीने नहीं जाएंगे। अजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम इसी महीने जाएंगे। अभी मैं ठीक हूँ सुशीला, मेरी चिंता मत करो। जी ठीक है, मगर मेरी तनख्वाह होने के बाद आप अस्पताल जाने के लिए ना नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है। उस रात सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब राम उसकी माँ से, माँ, तुम्हारे हाथ का अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आता है। हाँ माँ, मेरी सहेलियों को भी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पहले खाना खा लो, बाद में बातें करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे देश में कोरोना की भयंकर महामारी आती है, जिसकी वजह से कोई भी घर के बाहर निकल नहीं सकता था। अजी, मैं काम करने जाती हूँ, नहीं तो पैसे कैसे आएंगे और हम क्या खाएंगे? अच्छा, मगर मैंने सुना है कि ये कोरोना नाम की बीमारी बहुत खतरनाक है। जी मुझे नहीं पता ये कोरोना क्या है, मगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तुम सच कह रही हो, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
ना ही मुझे ये पैरालिसिस का अटैक आता और ना ही तुम्हें घर घर जाकर काम करना पड़ता। अजय आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कमाऊँ या आप कमाओ, एक ही तो है। मैं काम पर जाकर देखती हूँ। सुशीला बाहर चली जाती है। वो देखती है कि रोड पर कोई भी नहीं था। तभी सुशीला की नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है। वो उसके पास जाती है। साहब, क्या हुआ है? कोई भी नहीं है रास्ते पर। इतना सुनसान क्यों है हमारा गांव? आपको पता नहीं है क्या, कोरोना की वजह से अब कोई घर के बाहर नहीं निकलता। और हाँ, आप हमेशा मुंह पे मास्क लगाना। किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेना। चलो अब घर जाओ, जरूरत होगी तो ही घर से बाहर निकलना। साहब, मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? राशन की दुकान पर राशन मिल रहा है, उससे अपना महीने का काम चला लो। अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा साहब? अरे बहन जी, ये आपका ही नहीं सब लोगों का हाल है। और अगर आप काम करने जाएंगी ना तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन जाहिर किया है। अब आप घर चली जाओ। जी। बहुत उदास मन से सुशीला अपने घर चली आती है और मुंह लटकाकर बैठ जाती है। तभी केशव सुशीला से, क्या हुआ है, इतने उदास क्यों हो? अजी, मैं बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती। अब घर का गुजारा कैसे होगा? देखेंगे, जैसा वक्त आएगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम चिंता मत करो। उस दिन से सुशीला बहुत चिंता में पड़ गई। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी चिंता में क्यों रहती हो? कुछ नहीं मेरे बच्चों, बस ऐसे ही। माँ, हम घर से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मतलब? हम घर से कुछ भी काम कर सकते हैं, जो भी तुम्हें आता है। जैसे कि तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो, तो हम अचार बनाकर बेच सकते हैं। वो हम कैसे बेचेंगे? पूरे शहर में तो लॉकडाउन शुरू है। माँ, हम अचार के पैकेट बनाकर दुकान में रख सकते हैं, नहीं तो हम खुद भी बेच सकते हैं। ये विचार बहुत अच्छा है। लेकिन माँ, हमें पूरी सावधानता से ये काम करना होगा। मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके हमें ये सब करना होगा। हाँ बेटा, हम सब सावधानी से ही करेंगे। चलो माँ, हम बाजार जाकर कुछ सामान लेकर आते हैं। सुशीला अचार का सामान लाने बाजार जाती है और उसके पास जितने भी पैसे थे उनसे अचार का सामान लेकर घर आती है। घर आकर अचार बनाना शुरू कर देती है। शाम तक वो अचार बना देती है। अचार देखकर राधा कहती है, माँ, अचार की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। राधा अचार चख के देखती है। अचार बेहद अच्छा बना हुआ होता है। सुशीला उस अचार के पैकेट बनाकर रख देती है। अगले दिन वो पैकेट लेकर सुशीला बाजार में उन्हें बेचने जाती है। अचार की सुगंध और स्वाद से आकर्षित होकर कुछ लोग वो खरीदने आते हैं। बहन, अचार कैसे दिया? भैया, अचार 60 रुपए पाव है। आपको कितना दूं? मुझे 1.5 किलो दे दो। जी भाई साहब। मुझे भी 1 किलो देना। हाँ हाँ, देती हूँ। उसके अचार का स्वाद इतना अच्छा था कि बहुत सारे लोगों ने उसका अचार खरीद लिया। सभी लोगों को उसका अचार बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सुशीला सारा अचार बेचकर जल्द ही घर चली आई। अजी सुनते हो, आज मैंने पूरा अचार बेचा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सुशीला। तुम्हारे हाथ का स्वाद ही ऐसा है कि सभी लोगों को पसंद आ जाए। अगले दिन से सुशीला रोज अचार बेचने लगी। धीरे धीरे उसके ग्राहक बहुत बढ़ गए। अचार बेचकर कमाए हुए पैसों की मदद से उसने अपने पति का अच्छे से इलाज भी करवाया। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन खत्म हो गया और सुशीला के अचार व्यापार में बहुत तेजी आ गई। इस तरह अपनी मेहनत और लगन के जोर पर सुशीला अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सौतेली माँ। रामपुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। उसकी दूसरी पत्नी गंगा, उसकी बेटी शमा और उसके पहले पत्नी की लड़की रेवती भी उसके साथ रहा करती थी। घर में सब हंसी खुशी रहा करते थे। उनके घर में गाय भैंसे बहुत थी और उनकी जिम्मेदारी गंगा पर थी। गंगा अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे गंगा, आज इतना दूध बच गया? अरे वो आज कुछ ग्राहक आए ही नहीं। अच्छा, तुम इसका कुछ बना दो, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। जी हाँ, बना दूंगी, आप चिंता मत करो। अच्छा। ऐसे ही एक दिन गंगा की पड़ोसन सुशीला उसके साथ बातें कर रही थी। अरे गंगा, तुम्हारी बेटी शमा कितनी सुंदर दिखती है और रेवती तो उससे भी ज्यादा सुंदर दिखती है, मगर उसे किसी भी चीज का गर्व नहीं है। हाँ, वो तो है, मगर मेरी शमा ही दिखने में ज्यादा सुंदर है। तुम कुछ भी कहो।
हाँ, तुम जो कहती हो वही सही होगा। गंगा अपने घर में चली आती है। घर में आने के बाद उसके मन में बहुत बुरे विचार आने लगते हैं। इस रेवती को तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। मेरी बेटी से खूबसूरत और कोई दिख ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गंगा रेवती के सौंदर्य की वजह से उसे बहुत भला बुरा कहती थी। उसे बहुत सारा काम करने को देती थी। बेचारी रेवती सारा काम करती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत सारा काम करके वो थक गई थी और सोने जा रही थी। तभी वो अपने माँ के कमरे के पास गई और मन ही मन बोली, माँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो पता नहीं, मगर तुम मेरी माँ हो, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बात मान लेती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैर के पास पड़े एक सांप पर गई। वो जोर से चिल्लाई और तभी वो सांप जाकर उसकी सौतेली माँ को काट लेता है। सांप के काटते ही गंगा नींद से उठ जाती है और बहुत डर जाती है। माँ, तुम्हें सांप ने काटा है, मैंने अभी देखा है, वो वहाँ गया है। अब मैं क्या करूँ? मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। हे भगवान, बचा ले मुझे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पति श्याम और उसकी बेटी शमा भी वहां आ गई। सब लोग बहुत चिंता में डूब गए। तभी रेवती ने अपने माँ के पैर को एक कपड़े से बहुत पक्का बांध दिया और जहाँ उस सांप ने काटा था वहां अपना मुंह लगाकर खून चूसने लगी। वो खून बाहर थूककर निकालने लगी। धीरे धीरे रेवती बेहोश हो जाती है और उसी के साथ गंगा भी बेहोश हो पड़ती है। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो भगवान। ऐसा कहकर श्याम बहुत घबरा जाता है और अपने पड़ोसी मित्र रंगा के पास मदद मांगने जाता है। रंगा, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है और उसके पैर को रेवती ने चूस लिया, इसलिए अब वो भी बेहोश हो गई है। मेरे साथ चलो, हम उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ हाँ चलो। रंगा और श्याम उसके घर गए और उन दोनों को उठाकर अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनको सांप ने काटा है, इनका जल्द ही इलाज करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर, मेरी पत्नी और बेटी दोनों को बचा लीजिए। जी। ऐसा कहकर श्याम और रंगा बाहर खड़े रहते हैं। रेवती और गंगा को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर लिया जाता है। श्याम बहुत चिंता में पड़ जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। इनके पति कौन है और पिताजी? हाँ डॉक्टर साहब, वो मेरी लड़की है। उसने अपने माँ की जान बचाई है। हाँ, अब वो दोनों खतरे से खाली है। उस लड़की ने उनकी जान बचाई है। क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? जी हाँ, अब आप उनको मिल सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। श्याम गंगा और रेवती को देखने के लिए अंदर कमरे में जाता है। तभी गंगा आंखें खोलती है। अजी, मुझे तो सांप ने काटा था ना? हाँ गंगा, तुम्हें सांप ने काटा था और तुम दोनों बेहोश थी, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो। और थोड़ी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। कौन दोनों? तुम और रेवती। रेवती ने तुम्हारी जान बचाई है गंगा, जिसका तुम हमेशा तिरस्कार करती आई हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे मेरी बच्ची को पहचानने में बड़ी गलती हो गई। अब तुम आराम करो। तभी रेवती को भी होश आता है। होश आते ही वो अपने माँ के बारे में पूछती है। माँ कैसी है पिताजी? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सुनकर गंगा की आंखें भर आई। वो उठकर रेवती के पास आई। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। नहीं माँ, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो। गंगा को अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उस दिन के बाद उसने अपनी बेटी से सौतेला व्यवहार करना बंद कर दिया। 2 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे दोनों घर आकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी के सौंदर्य को नहीं बल्कि उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। सोने का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ नाम के राज्य के एक छोटे से गांव में मक्खीलाल और उसका परिवार रहता था। मक्खीलाल बहुत ही नेकदिल और दयालु व्यक्ति था। वो हमेशा घर आए लोगों की मदद किया करता था। उसका मानना था कि हमारे हालात जैसे भी हो, उन हालातों में भी हो सके उतनी किसी की भी मदद करनी चाहिए। आखिर हम इस संसार में किसी न किसी कारणवश आते हैं और भगवान हमेशा उन लोगों का ही साथ देता है जो दूसरों को खुशियां दे। वो ये बात अपने दोनों बच्चों को भी हमेशा समझाता था। लेकिन मक्खीलाल के दोनों बेटे बड़े ही आलसी थे। वो दिन भर घर पर ही खा पीकर सोए रहते। मक्खीलाल के पास 7-8 गायें थी और कुछ भैंसे भी। हर सुबह उठकर वो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल ले जाता। शाम को दूध निकालकर पास वाले गांव में साइकिल से जाके बेच आता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मक्खीलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे निर्मला,
जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ जी? आज कहीं बाहर जाना है क्या आपको? अरे नहीं भाग्यवान, मैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर चिंतित हूँ। ना ही ये कुछ काम करते हैं और ना ही अच्छे से बात करते हैं। बस दिन भर खा पी कर सोए रहते हैं। कब ये जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेंगे पता नहीं। उम्र के हिसाब से अब मुझसे भी ये सारे काम नहीं होते। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब दोनों को अपने अपने काम बांट कर देने चाहिए। आज शाम को ही आप दोनों को अपने अपने काम समझा दो और थोड़ा सख्ती से पेश आओ। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ दूसरा पर्याय भी नहीं। मक्खीलाल और निर्मला घर के अंदर जाते हैं। तभी राजू और पिंटू अंदर आकर अपनी माँ से बोलते हैं। अरे माँ, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी। अरे राजू पिंटू, जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ तब तक खाना लेकर आ जाएगी। देखो बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। आज से मैं घर की सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों पर डालता हूँ। मुझसे अब कोई काम नहीं हो पाता। कल से तुम दोनों भाई जानवरों को लेकर जंगल जाओगे और दूध निकालकर बेचने भी जाओगे। लेकिन पिताजी, आज तक तो हम कभी जंगल में अपने जानवरों को लेकर नहीं गए। क्या हमसे ये हो पाएगा? उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने गाय और भैंसों को हमेशा की तरह छोड़ देना है और बस उनके पीछे पीछे चलना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो किसी के खेतों की फसल में ना जाए। इतना ही तो है। दूसरे ही दिन राजू और पिंटू को मक्खीलाल सुबह सुबह जल्दी उठाता है, उनसे सारे काम करवाता है। राजू और पिंटू को ये सारे काम करने में बड़ा ही आलस आता है। दोनों भी जैसे तैसे काम खत्म करते हैं और नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। अरे यार पिंटू, पिताजी ने ये क्या नया नाटक लगा के रखा है? ये भी कोई हमारी उम्र है काम करने की? अभी तो हमें बस खाना पीना, घूमना और सोना चाहिए। हाँ भैया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? हाँ भाई, अब दूसरा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। ऐसा कहकर दोनों वहां से घर चले गए। धीरे धीरे दोनों भाई अच्छे से काम करने लगे और अब उन्हें उस काम की आदत भी पड़ गई। दोनों हंसी खुशी काम करने लगे, गरीबों की मदद भी करने लगे। ये सब देखकर मक्खीलाल और निर्मला भी बहुत खुश हो गई। ऐसे ही एक दिन राजू और पिंटू जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए लेकर गए थे। अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए दोनों भी एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी राजू की नजर पेड़ पर लगे एक दरवाजे पर पड़ती है और राजू चौंक कर पिंटू से कहता है। अरे पिंटू, जरा यहाँ देख तो, ये एकदम दरवाजे की तरह लग रहा है। इतने बड़े विशाल पेड़ में दरवाजा कैसे हो सकता है? हाँ भैया, ये तो दरवाजे जैसा ही लग रहा है। चलो इसे ढकेल के देखते हैं। राजू और पिंटू दोनों मिलकर उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जल्दी खुलता ही नहीं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और जैसे तैसे करके वो दरवाजा खोल लेते हैं। अरे भाई राजू, हमने इस दरवाजे को खोल तो दिया, लेकिन अब इसके अंदर जाने मत बोलना। इसके अंदर कोई भूत वूत होगा तो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। अरे चुप, डरपोक कहीं का। इतनी मेहनत से खोला है, एक बार अंदर क्या है जानकर ही घर वापस जाएंगे। चलो, और तुम्हारी जेब में जो माचिस है ना, उससे जरा ये 2 लकड़ियां जला दो। अंदर बहुत अंधेरा है, उस रोशनी के सहारे हम अंदर जाएंगे। पिंटू थोड़ा डरा सहमा सा राजू की ओर देखता है और 2 लकड़ियां जलाकर उनकी 2 मशालें तैयार कर लेता है। उनमें से एक मशाल राजू को देता है। भाई, तुम मुझसे बड़े हो, तुम आगे चलो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही आता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है तुम फट्टू हो। चलो, अब चुपचाप मेरे पीछे चलो। दोनों हाथ में मशाल पकड़े उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। उस पेड़ के दरवाजे के अंदर जाते ही उन्हें एक सुरंग नजर आती है। वहां के बड़े बड़े मकड़ी के जाले साफ करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें उस सुरंग से रोशनी आती दिखाई देती है। पिंटू, पिंटू देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आगे किसी चमचमाते खजाने की सुनहरी रोशनी है। हाँ भैया, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन क्या पता खजाने के अलावा कुछ और ही निकला तो। अरे तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो, डरपोक। चलो मेरे पीछे। दोनों उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस रोशनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां चमचमाते हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्कों से भरे घड़े, बहुमूल्य सोने की मूर्तियां, माणिक मोती, ये सब भरे पड़े हैं, जैसे कि वो सुरंग कुबेर के खजाने से भरी हो। ये नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पिंटू, मेरे भाई पिंटू, देखो इतना सारा खजाना।
शायद ही दुनिया में किसी के पास होगा। हम अमीर हो गए भाई, हम बहुत अमीर हो गए। तभी पिंटू को किसी के कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई तड़प रहा हो। वो इधर उधर देखता है। उसे कोने में एक विशाल सा भालू जख्मी हालत में दिखाई देता है। राजू और पिंटू दोनों डर के उस भालू के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उस भालू के पैरों पर एक बड़ा सा घाव है। भैया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर इसने हम पर हमला कर दिया तो हम यहाँ से वापस भी नहीं जा पाएंगे। जब तक ये बेहोश है तब तक हम खजाना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं नहीं भैया, हमें इस भालू की मदद करनी ही पड़ेगी। पता है ना पिताजी ने क्या सिखाया है? हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। हम इस भालू को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते भैया। चलो इसके जख्म पर पट्टी बांधते हैं, तब तक तुम पानी का इंतजाम करो। अच्छा ठीक है। जैसे ही पिंटू पट्टी बांधने के लिए भालू के पास जाता है और उसे छूता है, वैसे ही वहां तेज रोशनी फैलती है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। उस रोशनी के साथ साथ वहां साक्षात कुबेर प्रकट होते हैं। आप कौन हो? हे मानव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुबेर हूँ। मुझे श्राप मिला था। उस श्राप के चलते मैं कई सदियों से इस सुरंग में बंद था। जब तक कोई मानव आकर मुझे स्पर्श नहीं करता, तब तक मैं इस भालू के रूप से मुक्त नहीं हो सकता था। तुमने मुझे स्पर्श करके मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। और हाँ, तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं तुम्हें मेरा खजाना देता हूँ। तुम जितना चाहे ले जा सकते हो। कुबेर अदृश्य हो जाते हैं। राजू और पिंटू वो खजाना लेकर घर आते हैं। उस खजाने के जोर पर वो बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सारे गांव वालों की हमेशा मदद करते हैं और इसी तरह एक आराम भरी जिंदगी जीने लगते हैं।